दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप बिल्डर हैं, ब्रोकिंग फर्म है, इंडिविजुअल एजेंट है या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो रियल एस्टेट के कैंपेन्स चलाती है, तीन मेन समस्याएं जो हम सब फेस करते हैं। पहला कि लीड्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। चलो, कॉस्ट हाई है मगर लीड्स तो आए, बट लीड्स भी नहीं आती, वो क्वांटिटी भी नहीं मिलती। और अगर क्वांटिटी भी मिल जाए और लीड्स की कॉस्ट भी हाई है, बट देन क्वालिटी ऑफ लीड, कि लीड में क्वालिटी नहीं है। तो दोस्तों, इन तीनों टॉपिक्स के साथ साथ आज ये जो ट्यूटोरियल है, ये आपको रियल एस्टेट में, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं, एजेंट हैं या आप एजेंसी हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने वाली है। इसमें मैं हितेश गुप्ता अपने 15 साल के डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपीरियंस, जैसे कि हम अपनी एजेंसी में मल्टीपल ब्रांड्स के लिए मल्टीपल कंट्रीज में काम करते हैं, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम आपको बताएंगे। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ये मेरा आपसे वादा है कि ये आपकी किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमने नंबर दे रखे हैं। आप हमसे फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। बिकॉज मार्केटिंग फंडाज आप लोगों को एजुकेट करने के साथ साथ आप लोगों को डिजिटली सपोर्ट भी करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम्स जो लीड जनरेशन से रिलेटेड रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आती हैं, वो सब हम जानेंगे। साथ के साथ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर बिल्डर्स, ब्रोकिंग कंपनीज, एजेंट्स और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, बिकॉज स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे तरीके हैं, बट सबके लिए नहीं होते, बिकॉज सबका लेवल सेम नहीं होता, सबका गोल सेम नहीं होता, सबके पास सेम रिसोर्सेज नहीं होते, सबके पास सेम टेक्नोलॉजी नहीं होती, इसलिए सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। अब वो डिसाइड आपको करना है कि कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन सी टेक्टिक्स आपके लिए बेस्ट है, जिनके संग आप स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो हो आप दूसरी स्ट्रेटजीज भी अप्लाई कर सकते हो। थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर मेकिंग स्ट्रेटजी फॉर लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन करनी है तो उससे पहले कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेंगी, तो किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आपको समझना होगा। साथ के साथ क्वालिफाइड बायर लीड जनरेशन स्ट्रेटजीज क्या है, वो स्ट्रेटजी स्पेसिफिकली बताऊंगा जिनसे आप क्वालिफाइड बायर, फिल्टर्ड लीड्स, क्वालिटी लीड्स ज्यादा जनरेट कर सकते हो। गूगल एड्स लीड जनरेशन स्ट्रेटजी। गूगल एड्स अगर आप कैंपेन बनाने जा रहे हैं या बना रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप उसको अच्छे से रन कर पाओ। फेसबुक एड्स लीड जनरेशन स्ट्रेटजी। साथ के साथ वो फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं लीड जनरेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो हर रियल एस्टेट में काम करने वाले या रियल एस्टेट के लिए लीड जनरेट करने वाले को आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे समझते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स जो रियल एस्टेट में लीड जनरेशन में सब फेस करते हैं। सबसे पहला, हाई लीड कॉस्ट। 1,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए। तो अब किसी के लिए वो बजट कम हो सकता है अगर वो बहुत बड़ा बिल्डर है, ठीक है, बट बिल्डर भी है तभी वो ये नहीं चाहेगा कि 10,000 रुपए की लीड आए, 5,000 रुपए की लीड आए, 3,000 रुपए की लीड आए। तो ये प्रॉब्लम फेस होती ही होती है, ठीक है, अगर आपको कैंपेन्स बनाने नहीं आते, ऐड चलाना नहीं आता। दूसरा, क्वालिटी ऑफ लीड्स। अब क्वालिटी ऑफ लीड्स ना दोस्तों दो तरीके की हैं, ठीक है। एक तो जिसको हम बोलते हैं कि वो लीड जो हमारे ब्रोकर के पास आई और वो फेक लीड थी, मतलब उनको ज़रूरत ही नहीं थी। और एक वो लीड कि बिल्डर की जो ब्रोकर के पास लीड आई, उसकी प्रॉपर्टी जो बेच रहा है वो 1 करोड़ रुपए की है, अब लीड आ रही है 30 लाख रुपए की, ठीक है। तो उसकी नज़र में हो सकता है कि वो भी एक क्वालिटी लीड या क्वालिफाइड लीड ना हो, ठीक है।
अब क्वांटिटी ऑफ लीड्स, क्योंकि बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म्स बड़ी फर्म्स होती हैं, उनका 2, 4, 5 लीड से कुछ होता नहीं है, उनको दिन की 10, 20, 50 लीड्स चाहिए होती हैं या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो उनको कॉस्ट भी मैनेज करनी पड़ती है, क्वालिटी भी मैनेज करनी पड़ती है और क्वांटिटी भी मैनेज करनी पड़ती है, तभी वो बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स बन पाती हैं। और साथ के साथ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को भी इसके अंदर बहुत अच्छे से काम करना पड़ता है, ताकि वो अपने क्लाइंट्स को बल्क में लीड्स दे सकें, कॉस्टिंग कम रहे, ताकि उनको भी फायदा हो, उनके क्लाइंट को भी फायदा हो, और अगर इंटेंट अच्छा होगा तो कस्टमर आपके संग लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ठीक है। मैक्सिमम एजेंट्स डिपेंड्स ऑन रेफरल्स। रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं, बट ज़्यादातर की शुरुआत कैसे होती है? रेफरल्स अपने सर्कल, दूसरे सर्कल, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट मार्केटिंग वगैरह कर लेते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो नो और वेरी लेस रिसर्च, काम तो शुरू कर दिया बट या तो बहुत ही कम आइडिया है, रिसर्च है, या बिल्कुल ही नहीं करी, बस एकदम से आगे और काम करना शुरू कर दिया, तो ऐसे भी नहीं होगा। या एकदम से ऐड बनाने शुरू कर दिए, बस हमें ऐड क्या है, फ्री में मतलब बन जाता है, पैनल खोलो, ऐड अकाउंट क्रिएट करो, ऐड बना लो, ऐसे नहीं होता। चाहे ऐड चलाना है, चाहे आपको ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है, बिना रिसर्च के, बिना किसी भी प्लानिंग के आप नहीं कर सकते। नो प्लानिंग और स्ट्रेटजी, जैसे मैंने आपको बताया कि 90% लोग आधी अधूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजीज बनाने में कैपेबल नहीं है, बिकॉज या तो वो उस इंडस्ट्री से नहीं है, मार्केटिंग से, सेल से, अगर हैं भी तो वो उसके अंदर इन डेप्थ, जैसे आज की डेट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उन सब से वो उतने ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो उसी के लिए ही मार्केटिंग फंडाज आप लोगों को टेक्नोलॉजी वाइज भी, नॉलेज वाइज भी अपडेट करता है, और आप चाहें तो हमसे हेल्प भी ले सकते हैं। इनएफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, कि सब कुछ कर लिया कि अच्छा ऐसे ऐड चलाएंगे, ये करेंगे, ये एक्टिविटीज़ करेंगे, बट उसको सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, क्योंकि पता ही नहीं था कि चीज़ों को कैसे शुरू करें और जो प्रॉब्लम्स बीच में आएंगी उनको कैसे हैंडल करें, क्या हो सकते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेज, ये सब चीज़ें नहीं पता थी। तो मतलब वो सही से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, तो एंड में नुकसान हो गया। अब हम बात करते हैं नॉट डिफाइनिंग योर नीश एंड टारगेट मार्केट। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये वाला पॉइंट ऐसे समझिएगा, बिजनेस तो शुरू कर रहे हैं मगर आप हर कुछ नहीं बेच सकते, सब कुछ नहीं आप रियल एस्टेट के अंदर बेच सकते। तो आपको सबसे पहले अपना नीश तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। भाई मेरे को कमर्शियल करना है, रेजिडेंशियल करना है, प्लॉट्स करने हैं, फार्म हाउस करने हैं, कुछ और साथ के साथ अपनी टारगेट मार्केट किस एरिया के अंदर मेरे को काम करना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप एक जगह पे सफल होते हो, ठीक है, वहां पर आप अच्छा चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाते हो, तब आप अपने डिफरेंट नीश में भी उतर सकते हो और साथ के साथ आप अपना टारगेट मार्केट, न्यू मार्केट भी डेवलप कर सकते हो। तो इसलिए स्टार्ट में तो आपको नीश और टारगेट मार्केट डिफाइन करना ही पड़ेगा, ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं आपके पास, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पावर है, तो उसको सही जगह लगाइए। साथ के साथ नॉट यूजिंग CRM फॉर लीड मैनेजमेंट। आज की डेट में बहुत इकोनॉमिकल CRM भी आ गए हैं, उनका यूज़ कीजिए ताकि आपके लीड्स वेस्ट ना हो, टाइम पे फॉलोअप हो, एक फनल बने प्रॉपर तरीके से, लीड मैनेजमेंट आसानी से हो, आपकी टीम भी है तो वो भी आसानी से उसको मैनेज कर सकती है, कोऑर्डिनेट कर सकती है। तो CRM का भी यूज़ करना आज की डेट में, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, पर लोग थोड़ा बहुत महीने का पैसा बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो मैं आपको स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ और जो बहुत सारे आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उसमें बिल्डर्स के लिए भी हमने बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करा है, कि क्योंकि बिल्डर जो होता है ना दोस्तों, उसको फोकस करना होता है ब्रांडिंग पे, अपनी विजिबिलिटी पे, ठीक है, ताकि मार्केट में लोगों को उसके प्रोजेक्ट के बारे में पता लगे और उसका फ़ायदा एजेंट्स को, बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स को मिले जो उसके संग कनेक्टेड हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट की जब डिमांड होती है, लोगों को उसके बारे में पता लगता है, लोग उसकी क्यूरी करनी शुरू करते हैं, तो उसका फ़ायदा मिलता है ब्रोकिंग फर्म्स को, एजेंट्स को या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को। तो उनकी स्ट्रेटजीज थोड़ी सी अलग होती हैं एज कम्पेयर टू एजेंट्स एंड ब्रोकिंग फर्म्स। फिर ब्रोकिंग कंपनीज क्या क्या कर सकती हैं, एजेंट्स क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज क्या क्या मार्केटिंग में ऑप्शंस हैं उनके पास, वो सब कुछ आप जानोगे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब थिंग्स टू कीप इन माइंड
कि आप जब भी कोई स्ट्रेटजी प्लान करो लीड जनरेशन के लिए रियल एस्टेट की, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली बात है रिसर्च ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड सिमिलर प्रोजेक्ट्स कॉम्पिटिटर्स प्रोजेक्ट्स। मतलब अब मान लीजिए हम बात करते हैं नोएडा की बात करते हैं, ठीक है। नोएडा सेक्टर 70 में अगर कोई प्रोजेक्ट है, मान लो एटीएस का कोई प्रोजेक्ट है, तो आप उसको सेल कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट की तो आपको पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसमें क्या यूनिट्स हैं, क्या साइजेज हैं, क्या प्राइजेज हैं, क्या डिस्काउंट्स हैं, क्या ईएमआई ऑप्शंस हैं, सब कुछ, ताकि जब आप किसी से भी बात करो या आप कोई भी स्ट्रेटजी प्लान करो, कोई एड प्लान करो, कोई क्रिएटिव प्लान करो, तो वो सब बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो रिसर्च के बिना होगा नहीं। साथ के साथ सिर्फ वही नहीं होता जब आप प्लानिंग करते हो, उसके साथ साथ जो दूसरे लोग उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उनके ऊपर रिसर्च करो। जो सिमिलर प्रोजेक्ट किसी और का भी हो सकता है उसी एरिया के अंदर, उसके ऊपर भी रिसर्च करो। क्योंकि कॉम्पिटिटर रिसर्च, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की रिसर्च, अपने खुद के प्रोजेक्ट की रिसर्च, उनके जो एड्स चल रहे हैं उनकी रिसर्च, तो जब तक आपने इस रिसर्च के ऊपर पूरा होमवर्क नहीं करा ना, तो तब तक आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो स्ट्रेटजी सही से बना नहीं पाओगे। अगर बन भी गई तो कोई लूप होल रह जाएगा। तो आपको अगर बेस्ट बनना है, ज़्यादा रिजल्ट लाना है, तो आपको सबकी नॉलेज होगी, तो आप बेहतर ऑफर मार्केट में दे पाओगे, बेहतर प्लानिंग स्ट्रेटजी बना पाओगे। दूसरा है डिफाइन योर नीश एंड टारगेट मार्केट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग में कि सबसे इंपॉर्टेंट है नीश। अगर मान लीजिए आपने एक छोटी सी ब्रोकिंग फर्म ओपन करी या फिर आप एक इंडिविजुअल एजेंट ही हो, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं तो सिर्फ कमर्शियल में काम करूंगा, या मैं तो सिर्फ प्लॉट्स में काम करूंगा, या मैं तो सिर्फ रेजिडेंशियल फ्लैट्स बेचूंगा और मैं तो रेडी टू मूव ही बेचूंगा, या फिर मैं वो बेचूंगा जिनकी जो लॉन्चिंग पे होते हैं। तो कई सारी चीजें होती हैं इस सेक्टर के अंदर भी। रियल एस्टेट भी कोई छोटा सेक्टर नहीं है। कोई भी एक चीज आप पकड़ सकते हो जो उसको आप अपनी यूएसपी बना लो, कि सबको पता हो कि भाई अगर हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करना है ना, कुछ लेना है, तो ये कंपनी है, ये पर्सन है जिनके पास ऑप्शंस भी बहुत है, जिनको नॉलेज भी बहुत है। बिकॉज आपने एक ही को अपनी ताकत बना ली। साथ के साथ टारगेट मार्केट में इस वजह से बोल रहा हूँ बिकॉज ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके नेटवर्क, आपके बजट और हर चीज़ के हिसाब से कि आपको किस एरिया से बायर्स या लीड्स लेकर आनी है। ठीक है, अगर मान लो आप ऐड चला रहे हो, आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का खरीदार तो ऑल ओवर इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया के बाहर भी एनआरआईज भी हो सकते हैं, कुछ कंट्रीज है जो इंडिया में, वहाँ से इंडियंस ही होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। तो टारगेट मार्केट में क्या है, हम जितना ज़्यादा, अब इसको ये एड्स का हिस्सा आ जाता है। जब हम मल्टीपल कंट्री या एरियाज टारगेट करते हैं तो बजट ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, तो सोच समझ के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका टारगेट मार्केट कौन सा है, कहाँ पर आपको टारगेट करना है, कहाँ से पोटेंशियल बायर आपको मिल सकता है। तो ये प्लानिंग का हिस्सा है एड्स की। अगर हमें लोकल लेवल पे बात करूं, आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम करते हो और मैं ऑफलाइन एक्टिविटीज़ की बात करूं, तो वहाँ पर भी हर एक ब्रोकिंग फर्म का, डीलर का अपना एक एरिया होता है जहाँ पर उनकी पकड़ होती है, जहाँ पर वो वहीं के प्रोजेक्ट्स करते हैं, उसी के आसपास के लोगों को टारगेट करते हैं, उसके आसपास ही बीटीएल लोकल एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि वहाँ से लीड जनरेशन हो। तो वहाँ पर भी टारगेट मार्केट तो डिसाइड करनी ही पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेबसाइट की और लैंडिंग पेजेस की। दोस्तों, बिना वेबसाइट के कोई ब्रोकिंग फर्म या कोई भी कंपनी की रेपुटेशन नहीं हो सकती आज की डेट में। अगर आपको अपनी विजिबिलिटी दिखानी है, सामने वालों को दिखाना है कि बिल्कुल हम जेन्युइन हैं, ऑथेंटिक हैं, तो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें आपका प्रॉपर डिटेल्ड होनी चाहिए। साथ के साथ अगर आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो तो उनके कन्वर्टेबल लैंडिंग पेजेस होने चाहिए। लैंडिंग पेजेस बनाना भी कला है, ऐसे नहीं कि बस उठा के कुछ भी टेपा टापा और लैंडिंग पेज बन गया। वो कन्वर्टेबल होना चाहिए कि सामने वाले का दिल करे उसको और देखे, स्क्रॉल करे, वहाँ पर CTA हो, बंदे का मन करे क्लिक करके कॉल कर ही लेता हूँ, या मैं ये ब्रोशर डाउनलोड कर ही लेता हूँ, वो डाटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्मार्ट लैंडिंग पेज अगर आपका है और एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल लैंडिंग पेज, तो आपकी लीड आने के चांसेस 50 से 70 गुना बढ़ जाते हैं। अगर एक लो क्वालिटी का लैंडिंग पेज होगा तो वहाँ पर अगर आपको 10,000 रुपये लगा के 5 लीड आ रही हैं, तो एक हाई लैंडिंग पेज में आपको 10,000 रुपये लगा के हो सकता है 15 या 20 लीड आ जाए, इतना तक फर्क आ जाता है।
चूज राइट CRM फॉर योर बिजनेस। जैसे मैंने आपको बोला, स्पेशली फॉर ब्रोकिंग फर्म्स, जो बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स हैं जिनके पास अच्छा खासा स्टाफ है, या डिजिटल मार्केटिंग जो एजेंसीज हैं, वो CRM ज़रूर यूज़ करें। बिकॉज CRM से क्या होता है, जो मल्टीपल अगर चैनल से आपके पास लीड्स आती हैं तो सारा डाटा एक ही जगह पे आके गैदर होता है, और एक जगह पे अगर डाटा गैदर हो जाता है तो उनकी शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है, उनके फीडबैक्स, ठीक है, उनका हर चीज़ वहाँ पर ईजिली मैनेज हो जाती है। आप अपनी टीम को भी अलॉट कर सकते हो आसानी से कि ये लीड्स के फीडबैक्स वगैरह भी देख सकते हो, फॉलोअप्स भी कर सकते हो। तो CRM बने ही इसी चीज़ के लिए होते हैं कि लीड मैनेजमेंट के CRM के पास सारा फ्लो होता है, आने से लेके और कैसे उसके फॉलोअप्स होंगे एंड टू एंड, जब तक वो लीड क्लोज नहीं होती है और बिल्कुल जंक में नहीं चली जाती। हर चीज़ का सॉल्यूशन CRM के अंदर आज की डेट में है, बिकॉज इतने स्मार्ट CRMs बन गए हैं, और CRM इजीली आज की डेट में किसी भी प्लेटफॉर्म के संग कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ है हमारा चूजिंग राइट कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट एंड बजट। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बजट और प्रोजेक्ट की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केटिंग फंडामेंटल्स की जब मैं क्लासेस देता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो उसके अंदर मैं उनको बताता हूँ कि जो कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक पॉइंट होता है मार्केटिंग चैनल्स का। मार्केटिंग चैनल्स के अंदर 3 चैनल्स होते हैं, जिसमें से एक होता है कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, और दूसरा है सर्विस चैनल, तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो अभी हम बात सिर्फ कम्युनिकेशन चैनल की कर रहे हैं। अब मान लो अगर आप एक बिल्डर हो, आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट और बजट बिल्डर के हिसाब से। अब बिल्डर क्या है, ज़्यादा बजट लगा सकता है न्यूज़पेपर्स में, रेडियो में, टीवी में, ठीक है, और जो भी ऑनलाइन के मीडियम्स हैं जहाँ जहाँ वो कर सकते हैं, वहाँ के थ्रू एक ना हवा बनती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हवा बनती है। वहाँ पर ब्रांडिंग होती है, PR करते हैं बिल्डर्स अपनी, कि उनकी बात होने लगे उनके प्रोजेक्ट की, लोग उसके बारे में बात करें, उसके बारे में जानने में क्यूरियस हो। इससे फ़ायदा जितने भी एजेंट्स और उनके संग जुड़े हुए हैं जो उनके लिए सेल लेकर आते हैं, सबको होता है। तो वहाँ पर अगर आप बिल्डर लेवल पे, तो उसके हिसाब से आप अपना कम्युनिकेशन चैनल्स और बजट वगैरह डिसाइड करोगे। मगर आप अगर ब्रोकिंग फर्म हो, रियल एस्टेट ब्रोकिंग फर्म हो, अब एक ब्रोकिंग फर्म में 500 एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं और एक ब्रोकिंग फर्म के अंदर 5, 10, 20 एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, तो आपके बजट्स भी उसी हिसाब से होंगे। बट इनिशियल लेवल पे अगर हम बात करें, तो आप अगर एक ब्रोकिंग फर्म हो तो गो फॉर गूगल सर्च एड्स, बिकॉज वहाँ पर आपको हाई इंटेंट क्लाइंट्स मिलते हैं जो उस चीज़ को लेके सर्च कर रहे हैं या उससे जैसे रिलेटेड किसी चीज़ को लेके सर्च कर रहे हैं। तो एज कम्पेयर टू पुश मार्केटिंग, जहाँ पर हम ऐड दिखाते हैं तो बंदे देख के आते हैं, उसके मुकाबले जो पुल सेल्स, क्योंकि बजट अगर लिमिटेड है तो आप चाहे कम लीड लो बट हाई इंटेंट लीड लो, जिसका कन्वर्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। उसके साथ साथ आप लोकल एक्टिविटीज़ कर सकते हो BTL में। जैसे आपने देखा होगा कैनोपी एक्टिविटी कर ली, ऐसी जगहों पे जहाँ पर वो क्लाइंट बेस है, उस एरिया में कर ली जहाँ पर वो कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इनिशियल लेवल पे आप कर सकते हो। अगर आपके बजट कम है तो आप BTL और गूगल जैसी जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका मदद ले सकते हो। अब हम बात करते हैं स्मॉल एजेंट्स की। जो एजेंट्स होते हैं, अगर मान लो आपने कदम ही रखा है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, मतलब रियल एस्टेट के अंदर, तो यहाँ पर आप गूगल एड्स आप भी कर सकते हो कम बजट के संग। बट साथ के साथ बहुत सारे ऐसे हमारे ही मार्केटिंग फंडास के यूट्यूब चैनल में हमने फेसबुक में तरीके बताए, मार्केट प्लेस हो गया, ठीक है, उसके अलावा कई ऑप्शंस बताए हैं। आप यूट्यूबर बन सकते हो, बिकॉज आज की डेट में रियल एस्टेट में यूट्यूब चैनल्स पे भी वीडियोस डाली जाती हैं, लोगों को नॉलेज दी जाती है, वहाँ से लीड्स आती हैं, लोगों का ट्रस्ट बनता है। कई सारी चीज़ें हमारे चैनल में हैं। इवन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्सेज भी हैं हमारे, फ्री भी है हमारे चैनल पे, वहाँ से आप स्किल सीख सकते हो। बिकॉज एक एजेंट के पास हो सकता है आपके पास पैसों की पावर ना हो, बट आपके पास स्मार्टनेस है, आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है, स्किल सीखने की ज़रूरत है, उसको अपने बिजनेस पे अप्लाई करने की ज़रूरत है। फिर वहाँ से ऐसे ही लोग छोटे से अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं। तो स्किल्स ज़रूर सीखिएगा, वो आपको हेल्प ही करेंगे किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में। तो उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए एक्सप्लोर कीजिए, आराम से देख लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ की। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ के लिए आगे हम आपको बताएंगे आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं इसी वीडियो के अंदर। फोकस ऑन पुल मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बोला पुल मार्केटिंग पे ही फोकस करो, जहाँ से कस्टमर खुद आ रहा है, उसकी नीड है, ठीक है, आप उसको पकड़ रहे हो। उसके अलावा इन्हेंस योर ब्रांड वैल्यू, तो अपनी ब्रांड वैल्यू को बड़ी, ये 2 जगह अप्लाई होता है स्टार्टिंग में, एक बिल्डर्स पे, एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स पे, क्योंकि वहाँ पर आप लीड्स पे तो फोकस कर रहे हो, बट लीड्स के साथ साथ आपकी मार्केट में इमेज कैसी बन रही है, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके
जो सेल्स होती है, ठीक है, उसको कन्वर्ट होने के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ को ना लोग ना नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम तो लीड से मतलब है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। बिल्डर और बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स के लिए रेपुटेशन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रांड नेम भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज बड़ा ब्रांड नेम होगा अगर आप एक ब्रोकिंग फर्म हो तो ज़्यादा बिल्डर्स और ज़्यादा लोग आपके संग कनेक्ट होना चाहेंगे। अगर आप एक बिल्डर हो तो ऑब्वियसली आपको ब्रांड इमेज का तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं सेल्स फनल की और ईमेल ऑटोमेशन की। अब दोस्तों लीड चाहे आपकी फेसबुक से आ रही है, गूगल से आ रही है, सब कुछ एक जगह सीआरएम में आ रहा है, मगर उन लीड्स को आप कॉलिंग के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो, दूसरे मीडियम्स के थ्रू भी कर सकते हो, बट जो सबसे अच्छा एक मीडियम है जो लोग भूल जाते हैं वो है ईमेल ऑटोमेशन। आज की डेट में जैसे जैसे डिजिटल दुनिया होती जा रही है, उम्मीद करता हूँ आपको भी ये सब पता ही होगा, ठीक है। और जिनको नहीं पता, ईमेल के थ्रू आज भी वर्ल्ड में 60% से ज़्यादा सेल होती है, ऑनलाइन सेल। तो ईमेल के थ्रू आप रियल एस्टेट की कोई डायरेक्ट सेल तो नहीं होती कि क्लिक करेगा और वो बाय कर लेगा, मगर ईमेल के थ्रू एक कनेक्शन बना रहता है, ठीक है। उनको आपके नए ऑफर्स, नई डील्स, रेट्स कब रिवाइज होने वाले हैं, नोटिफिकेशंस, बहुत सारी चीज़ों से आप कनेक्ट रह सकते हो अपने डाटाबेस से, जो आपने बड़ी मेहनत से अपनी टीम के थ्रू जनरेट करा है। तो इसलिए ईमेल ऑटोमेशन ज़रूर कीजिए। कोई भी बिजनेस हो अलग अलग तरीके से फ़ायदा देता है, चाहे वो डायरेक्ट सेल हो, चाहे लीड को नर्चर करने में आपकी हेल्प करता है, मगर करता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्वालिफाइड बायर्स, मतलब वो लोग जिनका इंटेंट भी स्ट्रांग होगा, वो लीड की क्वालिटी भी दूसरे सोर्सेज से ज़्यादा बेहतर होगी। वो कैसे हम जनरेट करें, उसकी स्ट्रेटजी क्या है। तो दोस्तों पार्टनरिंग विद बिजनेसेस, दूसरे बिजनेसेस के संग जुड़ो। ये ना रूट लेवल पे चीज़ें होती हैं और ये टाइम ज़रूर लेती हैं, बट जो इसके रिजल्ट्स होते हैं और जो आगे चल के फाउंडेशन निकल के आती है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। अब आप देखिएगा, मान लीजिए आप एक ब्रोकिंग फर्म है, ठीक है, या आप एक एजेंट ही हैं, स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस कंपनीज में लोगों के संग टाई अप कर सकते हो, उनके संग आप अपने कनेक्शंस बिठा सकते हो, ठीक है, कि वहाँ से जो उनके पास आते हैं ना लोग, मेरे को ये इंश्योरेंस चाहिए, वो इंश्योरेंस चाहिए, बहुत सारे उनके पास, और उनकी लोगों के पास नेटवर्क बहुत बड़ा होता है उनका, तो उनको किसी की नीड है कुछ, अगर वहाँ से आपको कोई जेन्युइन लीड मिलती है, ठीक है, तो उसका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा, ठीक है। बट बात क्या है कि आपको वहाँ पर करना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। सेकंड, बैंकर्स एंड लेंडर्स, मतलब जो उधार देते हैं, लोन देते हैं, और जो बैंकर्स, बैंकिंग तो हम सभी जानते हैं, यहाँ पर भी आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज रियल एस्टेट की लाइन तो बैंकिंग और लोन वालों के संग फुल कनेक्टेड है। इनको पता होता है किसको लोन नहीं मिल रहा है, किसको क्या चाहिए, किसके बजट में क्या नहीं आ रहा, तो वहाँ से भी आपको क्वालिफाइड डीड्स मिलती हैं जिनके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और हर किसी को फ़ायदा चाहिए। आपको भी पता है कि वहाँ पर अगर उनकी लीड के थ्रू कुछ मैच्योर होता है, ये तो मेरे संग हुआ है दोस्तों। मेरे को एक प्रॉपर्टी लेनी थी, मेरे को एक बिल्डर के पर्सन ने ही नंबर दिया कि आप इनसे बात कर लीजिएगा रियल एस्टेट में, जो नहीं, बैंकर ने, सॉरी, और मैंने वहाँ पर बात करी तो उन्होंने मेरे को सब चीज़ें बताई। तो कनेक्शन देखो ना आप, कि बैंकिंग में उसने मेरे को एक लीड दी, वहाँ पर मैंने क्लोज करी, बट किसके थ्रू करी, बैंकिंग के थ्रू उसको लीड गई और उसको बिजनेस मिला मेरे से। तो ये बिल्कुल लाइव होती हैं चीज़ें, मतलब होती हैं, वर्क करती हैं, ठीक है। बट आपको आगे बढ़ के मेहनत तो करनी पड़ेगी, नेटवर्क आपके लिए कोई और नहीं बनाने आएगा, आपको खुद को बनाना है। क्लीनिंग सर्विसेज, बहुत सारी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, घर है जहाँ पर क्लीनिंग सर्विसेज कंपनीज होती हैं, जिनको पता होता है किसी को ऑफिस खरीदना है, या किसी को कुछ घर खरीदना है, या कोई चेंज करने की सोच रहा है, कोई जाने की सोच रहा है, उनकी तरफ से भी आपको लीड्स मिल सकती हैं। क्रिएट लीड मैग्नेट टू कैप्चर इंटरेस्टेड कस्टमर डाटा, ठीक है, एक लीड मैग्नेट बनाइए। अब लीड मैग्नेट कई तरीके से हो सकता है, ऑर्गेनिक तरीके से जो आपके पास लीड्स आती हैं उनका एक डाटाबेस बनाइए, जो एड्स के थ्रू आपके पास लीड्स आती हैं उनका एक डाटाबेस बनाइए, बिकॉज लीड मैग्नेट के थ्रू आपके पास आएगा डाटा, उस डाटा को भी आप एड्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो उन क्लाइंट्स को, और उन जैसे सिमिलर क्लाइंट्स को भी आप टारगेट कर सकते हो। एडवर्टाइज योरसेल्फ इफेक्टिवली, दोस्तों एडवर्टाइजिंग जो है ना, कितना आपका बजट है, क्या आपका प्रोजेक्ट है, किस एरिया में दिखाना है, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखाना है, कौन से तरीके का कैंपेन चलाना है, उसके अंदर किस तरीके की टारगेटिंग करनी है, तो ये चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं और ये एक्सपीरियंस से आती हैं।
तो किसी से भी आप एडवर्टाइजिंग कराइए, चाहे आप अपनी किसी एम्प्लॉय से कराइए, किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से कराइए, कैसे भी कराइए, अगर एडवर्टाइज करने वाली कंपनी को एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है आपको वो रिजल्ट्स ना मिले, या आपको भी सीख के खुद से करना है, तब भी आपको अच्छा से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। नेवर मिस एनी इवेंट और फ्रूटफुल सोशल गैदरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, रियल एस्टेट के अंदर कोई भी जो आपको लगता है ऐसी गैदरिंग, इवेंट, सेमिनार, फंक्शन, जहां पर जाकर आप लोगों के संग सोशली 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हो, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो, वो आपको बहुत ही जेन्युइन लीड जनरेट करके देता है। बिकॉज लोग एक दूसरे से जब बात करते हैं तो ये सब बातें भी होती हैं, किसी को प्रॉपर्टी चेंज करनी होती है, किसी को खरीदनी होती है, किसी को इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उस सर्कल किसी के रेफरेंस से वहाँ पर कुछ मिल जाता है। तो इस तरीके की चाहे ऑनलाइन इवेंट्स हो चाहे ऑफलाइन इवेंट्स हो, जो आपको लगे काम के हैं, जहाँ पर आपको वो लोग मिल सकते हैं, ज़रूर उनको अटेंड कीजिए। उसके अलावा लिस्ट योर प्रॉपर्टीज इन मार्केट प्लेस जैसे कि 99 एकड़, मैजिक ब्रिक, कॉमन फ्लोर, ऐसे बहुत सारे मार्केट प्लेस आज की डेट में है। इनिशियल लेवल पे अगर आपके बहुत ज़्यादा बजट्स नहीं है तो आप मार्केट प्लेस में स्मॉल अमाउंट से रजिस्टर करके वहाँ से लीड्स ले सकते हो। वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट अगर आपके पास बढ़िया डील है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो और आप अच्छा फॉलोअप कर सकते हो, अच्छी सेल्स कर सकते हो, तो मार्केट प्लेस से भी आप इनिशियली लीड्स लेके बिजनेस जनरेट करना शुरू कर सकते हो। अब हम बात करते हैं गूगल एड्स PPC की। तो जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, क्वालिटी लीड्स की, तो ऑब्वियसली गूगल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एड्स PPC मतलब सर्च एड्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आपको जेन्युइन और हाई इंटेंट लीड्स मिलेंगी, हाई क्वालिटी लीड्स मिलेंगी, जिनका इंटेंट ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू जो पुश मार्केटिंग से आती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं टेक्निक्स, आप किस तरीके से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। अब लीड जनरेशन के लिए सबसे पहला है बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, IG हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, एक्सेट्रा, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप एक्टिव रहो। एक्टिव का मतलब सिर्फ पैसे लगाना नहीं होता, ऐड चलाना। एक्टिव का मतलब होता है वहां पर आप कंटेंट डाल रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, ब्लॉग शेयर कर रहे हो, खुद एज अ पर्सन वहां पर आके लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, उनको कुछ रियल एस्टेट के बारे में बता रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हो, कोई न्यूज़ बता रहे हो। इससे आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो नॉलेज इधर से उधर दी जा रही है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहोगे तो आपकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू बनेगी, खुद की एक इमेज बनेगी, आपका खुद का एक सर्कल बनेगा। तो इसलिए एक्टिव रहो, ठीक है, और अपने काम से रिलेटेड एक्टिव रहो। बिल्ड लोकल नेटवर्क विद ब्रोकर्स एंड पीपल, ठीक है। तो अगर आप एक एजेंट हो, स्मॉल लेवल पे काम करते हो, या आप एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म हो, दोनों के लिए है कि आप वहाँ के ब्रोकर्स और वहाँ के इंडिविजुअल लोगों के संग अपना नेटवर्क बनाओ, बढ़ाओ, स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सच है कि मैंने ऐसे ऐसे ब्रोकर्स देखे हैं, ऐसी ऐसी कंपनी देखी हैं जो बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं, जिन्होंने अपने नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करे और कई सालों के अंदर कई 100 करोड़ का काम करती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, BTL एक्टिविटीज़। ये ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मतलब BTL, बिलो द लाइन एक्टिविटीज़, जैसे कि आप ऑटो रिक्शा एड्स कर सकते हो पर्टिकुलर एरिया के अंदर, आप BTL एक्टिविटीज़ के अंदर कैनोपीज लगा सकते हो उन जगहों पे जहाँ पर आपको पता है कि उस तरीके का कस्टमर बेस आएगा, जैसे आपको प्रोजेक्ट बेचना है वो कस्टमर आएगा जो हाई पोटेंशियल एरिया है, हाई पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उन एरिया के अंदर एक्टिविटीज़ करो। घरों में लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कुछ प्री लॉन्च हो रहा है तो न्यूज़पेपर के संग लीफलेट्स जाते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप कर सकते हो। बिल्डर्स भी करते हैं, ठीक है, ब्रोकिंग फर्म्स भी करती हैं, आप भी कर सकते हो, डिपेंडिंग आपका बजट क्या और आपका टारगेट क्या है। उसके अलावा PR, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, अगर आपके बजट्स बड़े हैं तो आप PR कर सकते हो। जनरली वैसे बिल्डर करते हैं PR, बट बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स भी करती हैं। ये एक्टिविटीज़ के अंदर एजेंट्स के लिए, ब्रोकिंग फर्म्स के लिए, बिल्डर्स के लिए, सबके लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको क्वालिफाइड तरीके बताए थे जिनसे हाई इंटेंट लीड्स आती हैं, बट ये सब तरीके भी यूज़ होते हैं। बिकॉज जितना ज़्यादा हम सही तरीके से प्रचार कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो लीड्स तो आती ही हैं। कोल्ड कॉलिंग कर सकते हो। एक वक्त था कोल्ड कॉलिंग के थ्रू ही मैक्सिमम बिजनेस निकाला जाता था, आज भी निकाला जाता है। क्रिएट वीडियोस, वीडियो कंटेंट, और वीडियो से के थ्रू जो आप एडवर्टीजमेंट करते हो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा एंगेजमेंट लाता है। अब मान लो
आप एक ऐड चला रहे हो, उसमें खुद आप बता रहे हो चीज़ों के बारे में, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। या आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की पूरी वीडियो दिखा रहे हो, पूरा का पूरा उसके आसपास का लोकेशन दिखा रहे हो, तो वो लोगों को बिल्कुल लाइव लेके जाता है, अच्छा ये जगह है, अच्छा ये लोकेशन है, अच्छा इस तरीके से इसके आसपास ये सब भी है। वो कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। वीडियो क्रिएशन पे ध्यान लगाओ, ठीक है। वीडियो क्रिएट कैसे करनी है, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ना, वहाँ पर 50 से ज़्यादा स्किल्स हैं, ठीक है। सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, उसके अलावा इनकम अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद आया, आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पे क्लिक ज़रूर करना, एक बार एक्सप्लोर करना, देखना। अब हम बात करते हैं ज्वाइन ऑनलाइन ग्रुप्स रियल एस्टेट और रियल। अब ऑनलाइन ग्रुप्स को ज्वाइन करो जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हो या रेलेवेंट हो, जहां पर आपको आपके बायर्स या सिमिलर इंडस्ट्री के लोग मिले जिनसे आप नेटवर्क बना सकते हो। ग्रुप्स ज्वाइन करो सोच समझ के। ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करने हैं, ग्रुप से कैसे इंटरेक्ट करें, उसके ऊपर भी हमने अपने मार्केटिंग फंडास के अंदर, लिंक्डइन में, फेसबुक के, हमने ग्रुप्स के ऊपर भी पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं, उनसे भी आप सीख सकते हो। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया पे एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, कई तरीके के आप एड्स चला सकते हो, वो भी आप हमारे चैनल से सीख सकते हो आसानी से। सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग जैसे कि गूगल एड्स, बिंग एड्स मैंने आपको बताए। रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल वीडियोज़, रिव्यूज़ और टेस्टिमोनियल वीडियोस अगर आपके पास हैं, आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, बिकॉज लोगों को नहीं पता आपके बारे में। तो दूसरे जो रिव्यूज़ लोग जेन्युइनली दे रहे हैं, जो टेस्टिमोनियल्स उन्होंने दिए हैं, उसको आज की डेट में आप अपने एडवर्टाइजिंग में यूज़ कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या आप अब ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर रहे हो, तब भी उसके थ्रू लोग इंप्रेस होते हैं आपके बारे में, जब रिसर्च करते हैं तो उनको आपके बारे में पता लगता है, तो वो भी कन्वर्जन का एक रीज़न होता है। ब्लॉगिंग और एसईओ कर सकते हो, अगर आपको बहुत ट्रैफिक ऑनलाइन लेकर आना है, आप तो बड़ी ब्रोकिंग फर्म हो या बिल्डर हो, तो ब्लॉगिंग या एसईओ का आप यूज़ कर सकते हो। टारगेट लिस्टिंग ओनर्स, अब जितने भी ये मार्केट प्लेस हैं, अगर आप एक स्मॉल एजेंट हो, ये भी एक ट्रिक है, आपने रियल एस्टेट में स्टार्ट करा है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इन सब के ऊपर लिस्टेड होती हैं, तो वहाँ पर आप ओनर से कांटेक्ट कर सकते हो। अब वो ओनर जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खुद लिस्ट करी है, जो बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके वहाँ नेटवर्क बना सकते हो, उनकी प्रॉपर्टी अपने थ्रू बेच सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा बेचना होता है ना, उतना ही ज़्यादा आपके पास प्रोजेक्ट भी होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपके उस कस्टमर को दिखाने के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हों, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिस्टिंग ओनर्स को कांटेक्ट कर सकते हो, उनको आप टारगेट कर सकते हो। रेफरल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग, जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे रेफरल मिलता है, अगर आपने उनको फ़ायदा कराया है, बढ़िया चीज़ दिलवाई है, ठीक है, तो आपके लॉन्ग टर्म, मैंने ऐसा भी देखा है अपने सामने कि कई क्लाइंट्स जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, उन्होंने किसी एजेंट के थ्रू एक छोटी सी प्रॉपर्टी ली, वो एजेंट भी ग्रो होता गया और वो भी सालों साल लाखों करोड़ों रुपए अच्छी जगहों पे उसके ट्रस्ट पे इन्वेस्ट करते गए, तो पोर्टफोलियो कस्टमर्स का भी बड़ा बना, और जो एजेंसी ने कस्टमर्स को जो राय दी थी वो भी बड़ी बनती गई, क्यों, दोनों का ही फायदा होता रहा। तो दोस्तों होता एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर ना आपको कस्टमर को लीड नहीं समझना, आपको उनकी ज़रूरत को समझना है और उनकी ज़रूरत के हिसाब से आपको चीज़ को उनको प्रोवाइड करना है। यही एक्चुअल में एक एजेंट का, एक ब्रोकिंग फर्म का काम होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट उनको प्रोवाइड कराना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कस्टमर की तो अनरियलिस्टिक मतलब सोच है, मेरे को तो मतलब बहुत बड़ा बंगला मिल जाए बट बजट मेरा 10 लाख रुपए का है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। वो कस्टमर भी इतना समझदार है, वो क्या मांग रहा है, वो कितने का मिलेगा। बट क्या होता है, हम लीड समझ के उसके ऊपर लग जाते हैं काम करने के लिए और खुद बताने लगते हैं ये ले लो, ये है, ये है। पहले समझो उसको, कस्टमर को एज ए ह्यूमन ट्रीट करो, नॉट एज ए लीड। तो वहाँ पर रिलेशन भी बिल्डअप होगा, उसका ट्रस्ट भी आपके संग बढ़ेगा, और यही सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है कि क्यों कई लोग तो उन्हीं कस्टमर्स को मैच्योर कर देते हैं और कुछ लोग उन्हीं लीड्स को मैच्योर नहीं कर पाते। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात होती है, सामने वाले को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिर्फ अपना प्रोजेक्ट थोपना नहीं होता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पर गूगल एड स्ट्रेटजी फॉर लीड जनरेशन। तो यहाँ पर जब हम गूगल एड्स की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि आपको अच्छे से रिसर्च करनी है कॉम्पिटिटर्स के एड्स की, उनके लैंडिंग पेजेस की, उनकी वेबसाइट्स की, और वो ऑनलाइन क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप अपने कैंपेन्स को प्लान करो, उनकी स्ट्रेटजी बनाओ।
क्रिएट परफेक्ट लैंडिंग पेज और पेजेस। अगर एक प्रोजेक्ट है, आप एक प्रोजेक्ट के लिए भी मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बना सकते हो। मल्टीपल लैंडिंग पेजेस के साथ साथ, क्योंकि ए बी टेस्टिंग भी हो जाएगी, और मल्टीपल लैंडिंग पेजेस के साथ साथ हो सकता है कोई लैंडिंग पेज आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कन्वर्टर लेकर आ रहा है, लीड्स बेहतर लेकर आ रहा है, कम कॉस्टिंग में लेकर आ रहा है। तो परफेक्ट लैंडिंग पेज किसी को नहीं पता क्या होता है, बट जब आप लैंडिंग पेज बनाते हो और उसमें अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हो, बेस्ट टू बेस्ट बनाते हो, पूरी रिसर्च करके बनाते हो, तो आपको हिट फॉर्मूला कोई ना कोई मिल ही जाता है। अब हम बात करते हैं एग्रेसिव लीड जनरेशन स्ट्रेटजी, पेड एड्स। दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम के लिए आते हैं, पर्टिकुलर टाइम के लिए उनके बिल्डर्स भी एडवर्टाइज करते हैं, उस समय उनकी लीड्स का फ्लो ज़्यादा होता है, लोग उसके बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं, या उनका प्री लॉन्च पीरियड होता है, लॉन्चिंग पीरियड होता है। उस समय तो स्पेशली आपको एग्रेसिव लीड जनरेशन करनी पड़ती है, बिकॉज वही समय होता है जब सबसे ज़्यादा लीड्स आप जनरेट कर सकते हो और सबसे ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स को सेल कर सकते हो। तो वहां पर एग्रेसिव लीड जनरेशन स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको लीड जनरेशन के ऊपर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं प्रिपेयर जेनरिक कीवर्ड लिस्ट। तो दोस्तों जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं तो उसमें दो प्रकार के कीवर्ड्स होते हैं। एक होते हैं जेनरिक कीवर्ड। जेनरिक कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि आपके लाइक 1 BHK फ्लैट, ठीक है, 2 BHK फ्लैट, या फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली, ठीक है, ऐसे करके ये जेनरिक है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन दिल्ली, कमर्शियल प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, कमर्शियल ऑफिस, कमर्शियल शॉप इन नोएडा, ये जेनरिक कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। ये इसकी भी एक आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट, बिकॉज बहुत सारे लोग जेनरिक कीवर्ड्स डालते हैं, उनको फिर ऑप्शंस दिखते हैं, उन ऑप्शंस पे बात करते हैं, और बहुत सारी जगहों पे आपको रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर आपको ब्रांड या ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड्स को ही टारगेट करना पड़ेगा। मान लो अगर कोई प्रोजेक्ट DLF का है, कोई कस्टमर DLF के उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ही इंटरेस्टेड है, या तो DLF के प्रोजेक्ट में या DLF के किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो आपको DLF उससे रिलेटेड जो ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं उनको टारगेट करना पड़ेगा। तो जेनरिक की लिस्ट हमेशा अलग बनाओ, ब्रांडेड और ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड्स की लिस्ट हमेशा अलग बनाओ, अलग अलग कैंपेन से अलग अलग एड ग्रुप्स में इनकी अलग अलग टारगेटिंग करो। बट ये तो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है। अगर आप हमसे गूगल एड्स सीखना चाहते हो या आप हमसे गूगल एड्स खुद रन करवाना चाहते हो कि हम आपके लिए रन करें, वो सब भी हो सकता है। उसके लिए आप हमारे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। क्रिएट कैंपेन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। कैंपेन्स हमेशा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनना होता है। एक ही तरीका हर तरीके के प्रोजेक्ट में काम नहीं करता है, बिकॉज रेजिडेंशियल के बेचने का तरीका अलग है, कमर्शियल का अलग है, प्लॉट्स का अलग है, ठीक है, और दूसरे का अलग है। तो टारगेटिंग भी अलग तरीके से होती है, उनकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी भी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। सबको आप एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, एक तरीके से कैंपेन सबका नहीं बना सकते। डेमोग्राफिक टारगेटिंग, डेमोग्राफिक्स आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस एरिया में टारगेट करना है, किस एज ग्रुप को टारगेट करना है जो हाई पोटेंशियल है आपके लिए, ठीक है। और आप इसमें अलग अलग होता है, एज ग्रुप भी आ सकता है, इसमें मेन के लिए है, वुमेन के लिए है, या दोनों के लिए है। उसके अलावा डेमोग्राफिक्स के अंदर इनकम वगैरह के हिसाब से भी कर सकते हो, या दूसरी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो टारगेटिंग में हमें मिलते हैं, तो उनके हिसाब से भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। तो एक डेमोग्राफिक्स हो गया, एक जियोग्राफिक्स हो गया, मतलब किस एरिया में आपको टारगेट करना है। क्रिएट नेगेटिव कीवर्ड्स लिस्ट। नेगेटिव कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज ये एक तो आपका अननेसेसरी में उन कीवर्ड्स पे आपकी सर्चेज आने में रोकते हैं जिन पे आपको अपने एड्स नहीं चलाने, बिकॉज अगर वो उन पे दिखेंगे, लोग क्लिक करेंगे, पैसा कटेगा, उसका कोई फायदा तो होना नहीं है। तो नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट प्रिपेयर करना आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आपने अच्छे से करी तो आप बहुत सारा पैसा अपना सेव कर लोगे, अननेसेसरी बजट आपका खराब नहीं होगा। तो ये PPC कैंपेन्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रीमार्केटिंग कैंपेन्स आपको चलाने आने चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो करा है उन्हीं को आप दोबारा से रीटारगेट करो, तो वहां से क्वालिटी लीड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। A/B टेस्टिंग, दोस्तों कोई भी चीज़ पहली बार में परफेक्ट नहीं होती, ना लैंडिंग पेज और ना एड। तो जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसके मल्टीपल ऑप्शंस बनाओ, मल्टीपल एड्स बनाओ, मल्टीपल हेडलाइंस बनाओ, मल्टीपल कीवर्ड्स बनाओ, मल्टीपल लैंडिंग पेजेस होने चाहिए, ताकि आप एक चीज़ को जब चला रहे हो, अलग अलग तरीके से दिखा रहे हो, तो आपको खुद ही पता लगेगा कि कौन सी चीज़ बेटर परफॉर्म कर रही है, बेटर रिजल्ट लेकर आ रही है, और कौन सी चीज़ कम परफॉर्म कर रही है। तो वहाँ से आपको एक विनिंग फॉर्मूला मिलेगा, एंड इट टेक्स टाइम। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैंपेन्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो कैंपेन की टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइजेशन तो करनी है, कई बार बंद भी करने पड़ जाते हैं, नए बनाने पड़ जाते हैं, ठीक है, उनकी सेटिंग्स भी बदलनी पड़ती हैं, उनमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं।
टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है, उसको बेटर करने के लिए। कई बार कैंपेन बेटर परफॉर्म कर रहा है मगर वहां पर एकदम से लीड आनी कम हो गई, बंद हो गई या महंगी हो गई, तो उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो ये भी एक स्किल है जो एक्सपीरियंस के संग आती है, ऐसे नहीं आती। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं फेसबुक एड स्ट्रेटजी। फेसबुक एड स्ट्रेटजी फॉर लीड जनरेशन। अब इसके अंदर दोस्तों पहला पॉइंट तो सेम ही है, क्योंकि रिसर्च तो आपको करनी पड़ेगी। वहाँ गूगल के हिसाब से करी थी या फेसबुक के हिसाब से कॉम्पिटिटर्स के एड्स, उनके लैंडिंग पेजेस, वेबसाइट और स्ट्रेटजी आपको पूरी की पूरी देखनी पड़ेगी और उसमें आपको फिर उसके बाद अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर परफेक्ट लैंडिंग पेज तो बनाना ही है फेसबुक पे, अगर आपको फेसबुक के ऐड से लैंडिंग पेज पे लेके जाना है। फेसबुक ऐड में एक और ऑप्शन होता है कि डायरेक्ट आप इंस्टेंट फॉर्म्स के थ्रू भी लीड लेकर आ सकते हो, कि मान लो लैंडिंग पेज नहीं है तो फेसबुक में ही पर्सन इंक्वायरी फॉर्म भरेगा और आपके पास डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, प्लान एंड डिजाइन क्रिएटिव्स, इन्फोग्राफिक्स एंड वीडियोस। तो दोस्तों क्रिएटिव फेसबुक में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इनिशियल लेवल पे तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप वीडियो मार्केटिंग का यूज करो, वीडियो एड्स का यूज करो, स्पेशली प्रोजेक्ट की अगर आपके पास वीडियोज हो, आसपास की लोकेशंस हो, तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं है फिर भी आप कोई पर्सन वहां पर बोल रहा हो एज कम्पेयर टू एनिमेशन, वो ज्यादा लोगों को इंटरेक्ट करता है। और उसके साथ साथ अगर नहीं है तो इन्फोग्राफिक्स अच्छे डिजाइन करवाओ। तो इन दोनों चीजों पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो लीड की कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, लीड भी कम आएंगी और हो सकता है आपकी बजट ओवर बजट हो जाओ। प्राइमरी टेक्स्ट और कैप्शंस और हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस। अब दोस्तों प्राइमरी टेक्स्ट कह लो, कैप्शन कह लो, हेडलाइंस कह लो, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीजें यूज होती हैं। अब ये जो चीजें, जो टेक्स्ट होता है या जो हम एड्स के ऊपर भी लिखते हैं, कॉपीराइटिंग करते हैं, अगर इसमें दम ही नहीं है, कैची ही नहीं है, कम शब्द में आपने अपनी मेन बात नहीं बोल पाए, सामने वाले को जो दिखना है, दिखाना चाहते हो वो दिखाई नहीं पाए, तो वो एड्स आपके वैसे परफॉर्म करेंगे नहीं। तो ये जो मैं आपको डिजाइन्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कैची हेडलाइंस वगैरह की बात कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन है बहुत डेडली, ठीक है। इसी से ही सामने वाला अट्रैक्ट होकर क्लिक करके आगे बढ़ता है, तब वो फिर आपकी लैंडिंग पेज पे आएगा या फॉर्म भरेगा। ट्राई क्रिएटिव कॉपीराइटिंग ऑफ एड्स। जो एड्स लिखवाते हो ना उसकी कॉपीराइटिंग क्या होती है, कॉपीराइटिंग का कोर्स भी हमने दिया हुआ है अलग से, आप क्लिक करके देख सकते हो। कॉपीराइटिंग से ना दोस्तों आज के डेट में देखते हो बहुत हाई पेइंग स्किल है, कॉपीराइटिंग हर कोई आसानी से कर ही नहीं पाता। तो कॉपीराइटिंग अगर आप किसी से करवा पाओ या खुद से कर पाओ तो आपके एड्स में एक अलग ही जान आ जाती है, अलग से हटके आता है, उसमें एंगेजमेंट बढ़ जाता है, उसमें आपका लीड्स भी आपको ज़्यादा आएंगी अगर आपने कॉपीराइटिंग अच्छी करी अपने एड्स की। तो उसके अलावा पुश वेबसाइट्स और लैंडिंग पेज विजिट्स। अब इसमें आप कोशिश करो कि आपके एड्स के थ्रू ना वेबसाइट और लैंडिंग पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इससे आपको फायदा मिलेगा, बिकॉज ज्यादा इंटरेक्ट आएंगे, कुकीज आएंगे, रीमार्केटिंग करने में आसान होगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जितना ज्यादा ट्रैफिक आए, ठीक है, एक तो हमें ज्यादा जाने का, एक्सप्लोर करेगा, कुकीज डाटा इकट्ठा हो रहा है। उसके अलावा ट्राई टू जनरेट हाई इंटेंट लीड्स। तो हाई इंटेंट लीड्स क्या है कि अगर तो वो इंटरेस्टेड है, क्लिक करके लैंडिंग पेज पे जा रहा है, वहां रुक रहा है और फिर फॉर्म भर रहा है, तो भी वो थोड़ा हाई इंटेंट होगा एज कम्पेयर टू बस फेसबुक का ऐड देखा, क्लिक करा, अब सबमिट कर दिया, तो जेनरिक। अब इंस्टेंट फॉर्म में भी हाई इंटेंट लीड लानी है तो उसमें भी ऑप्शन होता है, एक दो क्वेश्चंस पूछ लो। अब वो इंटरेस्टेड होगा तो सीधा सबमिट नहीं करेगा, पहले उसको एक दो सवालों के जवाब लिखने पड़ेंगे तब वो सबमिट करेगा। तो वो एकदम से क्लिक करके इंक्वायरी वाली जो फर्जी इंक्वायरी है उससे तो बेहतर होगी ना इंस्टेंट फॉर्म वाली भी, और उससे ज्यादा बेहतर है कि वेबसाइट पे आ रहा है फिर लैंडिंग पेज का फॉर्म भर रहा है, और वो ज्यादा बेटर हाई इंटेंट होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फोकस ऑन ऑडियंस टारगेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फेसबुक में क्या, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सही ऑडियंस को अगर आप नहीं टारगेट कर पा रहे, इसमें भी आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो, अलग अलग ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो और फिर उन पे एड्स चला सकते हो जो आपको लगता है ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा क्वालिटी लीड जिससे आ रही हैं, जो आपके लिए ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, उस ऑडियंस टारगेटिंग को लेकर आप आगे चलो, उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक वीडियो में हर चीज़ कवर नहीं होती, बट उन सब चीज़ों के लिए हम हैं ही। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे कोर्सेज भी सीख सकते हो, हमसे भी काम करवा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा करें। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर, कि ये कुछ वो फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं रिजल्ट्स को। जैसे प्रोजेक्ट टाइप, आपका प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, प्लॉट है या फार्म हाउस है, तो उसके हिसाब से ही तो रिजल्ट आएगा ना। अब 35 लाख रुपए 50 लाख रुपए का फ्लैट है, उसकी जितनी लीड की कॉस्ट होगी या क्वांटिटी होगी ज़्यादा,
वो एक 2 से 3 करोड़ वाले फ्लैट की तो नहीं हो सकती, या कमर्शियल प्रॉपर्टी की तो नहीं हो सकती, और प्लॉट की जो इंक्वायरीज होंगी वो भी कभी नहीं हो सकती। प्लॉट लोग और ज़्यादा लोग लेना चाहते हैं, तो इसलिए प्रोजेक्ट के हिसाब से ही लीड्स का फ्लो, कॉस्टिंग वगैरह होती है। कि आप बोलो वो वाली एजेंसी तो देखो 200 रुपये में लीड लेकर आ रही है, दिन की 10 लीड लेकर आ रही है, आप कंपेयर उससे करो, बट आपका प्रोजेक्ट तो बिल्कुल ही अलग है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बोला, एक बंदा 50 लाख की प्रॉपर्टी बेच रहा है, एक 2.5 करोड़ की बेच रहा है, तो ऑब्वियसली अगर उसमें फर्क है तो उसमें लीड भी तो कम आएंगी ना, और उसी महंगी भी ज्यादा होगी, उसके लोग कम है जो उसको सर्च कर रहे हैं, उसको खरीदार कम है। उसके अलावा बिल्डर की रेपुटेशन, अब एक बंदा डीएलएफ का प्रोजेक्ट बेच रहा है और एक बंदा एबीसी बिल्डर्स की रेपुटेशन ही सही नहीं है, जिसने पिछले प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर नहीं करे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दोनों का रिस्पॉन्स सेम ही मिलेगा। लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, एक प्राइम लोकेशन पे है, एक गांव के किनारे पे जाकर है, बिल्कुल शहर के बाहर, या दोनों शहर में ही है, एक ऐसी जगह पे है कि 10 मिनट के पास एयरपोर्ट है, यहाँ पर ये है, वहां पर वो है, वहां पर वो है, तो ऑब्वियसली उसकी उस हिसाब से डिमांड होगी। हाउ मच एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग बिल्डर इज डूइंग फॉर द पर्टिकुलर, अब वो पर्टिकुलर बिल्डर की खुद की रेपुटेशन के साथ साथ वो कितना पैसा लगाता है ब्रांडिंग में, एडवर्टाइजिंग में, तो उसी के हिसाब से उसकी हाइप क्रिएट है, उतने ही ज्यादा लोग उसको देखते हैं, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पास लीड्स वगैरह आएंगी। बजट फॉर मार्केटिंग, अब आप खुद अगर एक एजेंट हो, या एक ब्रोकिंग फर्म हो, या एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो, अब जो बजट आपके पास है मंथली पैसे लगाने के एडवर्टाइजिंग में, आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अब आपके पास महीने का बजट ही है 25,000 रुपये लगाने का, किसी पे है 2.5 लाख रुपए, किसी पे 25 लाख रुपए, तो उसका कोई कंपैरिजन तो हो नहीं सकता ना। आपको अपने रिसोर्सेज, अपने बजट के अंदर ही सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सब चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लोग यहीं से सीखते हैं, हम भी ऐसे कर रहे हैं। अब बात है कि आप जितना करते जाओगे उतना एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि रियल एस्टेट से रिलेटेड और इसकी बारीकियों से रिलेटेड आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। और कुछ चीज़ आप सीखना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियोस लाएं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, नंबर दिए हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।